हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिन हो गए, 2-3 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो क्योंकि कुछ सोच रहा था आप लोगों के लिए। पहले तो सोच रहा था एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, पर सीडीएस वालों के लिए मुझे लगता है बेहतरी होगी। तो हम करने वाले हैं क्या, इंग्लिश सोल्यूशन। सोल्यूशन इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एनालिसिस। एनालिसिस कहेंगे। हम जो CDS 2 2025 14 सितंबर को पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आए और कैसे कर सकते हैं उन्हें, मेनली कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 होगा, मतलब ये काफी पार्ट्स में आएगा, क्योंकि पेपर के एनालिसिस करने में टाइम लगता है। पेपर अटेम्प्ट करना अलग बात है, एनालिसिस करना अलग बात है। अगर एक पेपर को आप एनालिसिस करते हो तो मिनिमम आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, समझे। तो 2 से 3 दिन लगेंगे, मतलब अगर आप 8 आवर्स डेली पढ़ते हो तो 24 आवर्स लग जाएंगे सिर्फ एनालिसिस करने में पेपर को, 24 आवर्स। तो उस हिसाब से ही ये वीडियो भी बनेगी। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे एनालिसिस करूंगा मैं, सीडीएस में पूछे गए सारे इंग्लिश के टॉपिक्स को। और साथ ही साथ एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। किसके लिए? CDS 1 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, कि इंग्लिश का सिलेबस कैसा होता है। सीडीएस का सिलेबस आप सभी लोगों को मालूम होगा। सीडीएस में इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं ये एक बिगनर को समझ के बना रहा हूँ ये वीडियो। तो 120 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, तो 100 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आते हैं। अब 120 क्वेश्चन कैसे डिवाइड रहते हैं, जरूरी बात है, सीडीएस अपना पैटर्न चेंज नहीं करता, ये 120 क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं। सबसे पहले 10 क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट ना कह के मैं वोकैब इंप्रूवमेंट कहता हूँ। वोकैब इंप्रूवमेंट कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, कि वोकैबलरी को आपको चेंज करना होता है, सेंटेंस को पूरा चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। एरर डिटेक्शन के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, जिसमें आपके क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस भरने के लिए, प्रीपोजिशंस और डिटर्मिनर्स भरने के लिए आते हैं। उसके बाद 10 होमोफोन्स आते हैं, जिसमें से 5 आपके होमोफोन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट आते हैं, और वहीं 5 होमोफोन्स जो होते हैं वो डू आते हैं। इसमें 2 होमोफोन्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में आता है। फिर इसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का, वो है इडियम एंड फ्रेजेस के ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके सिलेबस में और क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद अरेंजमेंट्स आते हैं। अरेंजमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो एक मेजर चंक जो अरेंजमेंट का आता है वो आपका किससे आता है? मतलब एक इंग्लिश का मेजर चंक जो आता है वो अरेंजमेंट से आता है। तो ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस आप 30 आउट ऑफ 30 भी अचीव कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है कि सेंटेंसेस को फाइंड करना होता है, या फर्स्ट पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, लेकिन ये 2 बार से पिछले CDS 1 2025 और फिर उसके बाद CDS 2 2025, इसमें दोनों में पूछा है सेकेंड सेंटेंस फाइंड करना है। उसके साथ ही साथ इसका 10 क्वेश्चन आता है जो सेंटेंस को रीअरेंज करना रहता है, जिसको आप प्यार से PQRS कहते हो। फिर तीसरा आता है आपका पैराग्राफ अरेंजमेंट। उसमें S1 और S6 दिया रहता है, इसके बीच में आपको PQRS को अरेंज करना रहता है। तो ये हो जाते हैं 3 तरीके के क्वेश्चन जो अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। आगे मैं चलता हूँ, आगे जो पूछा जाता है सिलेबस में। आगे 15 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसमें 10 क्वेश्चन रहता है मैच द फॉलोइंग। आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको पार्ट ऑफ स्पीच से मैच करना रहता है। उसके बाद 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें फाइंड करना रहता है कि वो वर्ड दिया रहेगा, उसको फाइंड करना रहेगा, ये वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताना रहता है। तो 15 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। और वहीं फिर 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से आते हैं, जिसमें आपको डिस्कोर्स मार्कर्स और एक्सप्रेशंस को फिल करना होता है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन टेंस के आते हैं। तो ये हो जाता है आपका 120 क्वेश्चंस, और इनके मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। और इसमें मैं बताऊं तो एक अचीवेबल नंबर जो होता है वो 65 प्लस होता है। इतना नंबर आप इजिली अचीव कर सकते हो। मैं कह रहा हूं इजिली, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप डेली, अगर आज मैं बात करूं, आज से अभी क्या कहते हैं कि सितंबर चल रहा है, सितंबर से अगला पेपर जब CDS 1
अगर कोई बिगनर है CDS 1 2026 का देना चाहता है, तो अगर वो आज से सिर्फ 2 आवर्स अगर इंग्लिश को देगा, तो वो 65 प्लस ले आएगा इंग्लिश में, क्योंकि मोर ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से इजिली अचीव किए जा सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होने वाला है, सारी चीजों पे बात करते हैं। अच्छा नहीं नहीं, और क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए आपके। मैच द फॉलोइंग, जिसमें वर्ड और एक्सप्रेशन को, मीनिंग के वर्ड और एक्सप्रेशन को मैच करना रहता है, और 10 क्वेश्चन आते हैं जो क्लोज टेस्ट को मैच करना रहता है। यहाँ पे हो गए 120 क्वेश्चन आपके। सॉरी, मैं भूल गया था इन दोनों पार्ट्स को। आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद सबसे पहले आ जाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास में क्या होने वाला है और मेरा मन क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने शुरुआत से यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा है। 2017, 18 और 19 से 3 साल मैंने पढ़ाया है ट्वेल्थ वालों को। ट्वेल्थ और 11th मैंने इन क्लासेस को पढ़ाया है, ठीक सर। उसके बाद फिर मैंने 2019 से, मान लीजिए 2020 से मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू किया, ठीक है सर। और मेनली सीएससी, उसके बाद फिर सीएपीएफ, ठीक सर। मैंने इन दोनों एग्जामों की तैयारी कराने के लिए पढ़ाया है काफी ज्यादा। तो मैंने कब तक पढ़ाया, 2025 तक मान सकते हैं, पर मैंने 2025 पूरा नहीं पढ़ाया था। मैंने सिर्फ लास्ट में फिर पढ़ाया सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे उनको कंप्लीट कराना था कुछ चीजें जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे। हाँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने ऑनलाइन अभी कोर्स शुरू किया, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो ये हो गया मेरे बारे में, ठीक है। मैंने एग्जाम्स निकाले, हाँ मैंने सीडीएस के भी एग्जाम निकाले हैं, सीएपीएफ के भी, सीएससी के भी, और मैंने काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो ये तो हो गया मेरे बारे में, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने बारे में बता दीजिए, तो ये रहा मेरे बारे में, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं मेरे बारे में। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ कि ये क्या होने वाला है, जो ये चीज है। मैं देखो क्या सोच रहा हूँ, मैं एक कोर्स प्लान कर रहा हूँ। किसके लिए? 2026 में जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं सीडीएस में, मैं पहले ये कोर्स लाने वाला था, क्या कहते हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। पर मुझे नहीं लगता है कि एसएससी की स्टूडेंट्स के पास उतनी ज्यादा, क्या कहते हैं, चांस, बहुत सारे चांस नहीं है, माफ करिएगा, बहुत सारे चांस नहीं है, क्योंकि इस बार के एसएससी को पेपर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एसएससी में पढ़ा के भी कोई चांस। हाँ, मैं गेदर कर लूंगा, बहुत बड़ा क्राउड आ जाएगा मेरे पास, पर चांस उनके पास बहुत कम है। एग्जाम देते रहो, क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो आपने फेज की आंसर की और रिजल्ट देख के देख लिया होगा। फेज की आंसर की आ गई है 13th की, जिन्होंने दिया है वो देख लेगा। 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जीके जीएस में। भाई साहब, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है एसएससी। पर मैंने पहले सोचा था कि मैं प्लान करके कोर्स लॉन्च करूंगा एसएससी के लिए। मुझे एसएससी के लिए पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मैं एसएससी के लिए पढ़ाऊं, पर मुझे अभी उस पर ज्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा है। पर मैं सीडीएस वालों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स, पर अगर हो सके तो 50 स्टूडेंट्स, जिनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैं छोटा छोटा बैच बनाता था अपने सीपीएफ स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरीके से मैं एक बैच बनाना चाहता हूँ जिसमें 25 to 50 स्टूडेंट रहेंगे, जिसमें मैं गारंटी लूंगा कि आप 2026 में अगर दे रहे हो सीडीएस, तो आप उसको क्वालिफाई करो। क्वालिफाई ही ना करो, अगर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करो। अगर कट ऑफ, क्या कहते हैं, 90 जाती है, मैं एक बात बता दूं, मैं ओटीए की बात कर रहा हूँ, ठीक। कट ऑफ अगर 90 जाती है तो आप 105 प्लस रहो, ठीक है। मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि आप इतने नंबर ज्यादा रहो। मैं इंग्लिश और जीके जीएस इसकी गारंटी ले सकता हूँ। इसके सिवा और सब्जेक्ट्स, मैथ मुझे आती नहीं है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इस बार भी मैं बात करूं ओटीए की, तो अगर कहा जाए तो 90, 85, 85 के अगर नीचे आपके मार्क्स आ रहे हैं, 85 या उससे कम मार्क्स आ रहा है, तो आप, बहुत रेयर चांस है कि क्वालिफाई कर पाए। मतलब बहुत ही कम चांस है, रेयर, रेयर ऑफ द रेयर होगा कि 85 के नीचे है और कट ऑफ बन गई। आप पिछले कुछ सालों के, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज और उसके हिसाब से पेपर का लेवल और सारी चीजें कंपेयर करके आप देख सकते हैं। मैं वीडियो नहीं बना सकता इस पे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं कट ऑफ पे कोई वीडियो बनाऊं। और पता नहीं क्यों यार, बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मतलब, मैंने मुझे पढ़ाते हुए तो काफी साल हो गया, मैंने अभी चैनल कुछ ही समय पहले बनाया है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार, तुम मतलब आप बच्चे हो मेरे सामने, तो आप ऐसे चीजें बोल के चले जाओगे जैसे कि मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, आपको सोशल मीडिया है, आपका अधिकार है, पर ऐसी भी चीजें ना बोलो ना यार कि मुझे भी बुरी लगे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जैसा है सब ठीक है। मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मैं बता रहा हूँ
तो मैं ये कोर्स लाना चाहता हूँ, ठीक है? इस कोर्स को लाने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप 25 अब इससे लेके 50 अगर इतने बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कहाँ? टेलीग्राम पे। मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो @study देख ध्यान से स्टडी टू क्वालीफाई इस पे आप मैसेज करो कि सर मुझे ये कोर्स करना है और मुझे इसमें जॉइन करा दीजिए। ये कोर्स सबसे ज़रूरी चीज़ ये कोर्स फ्री होगा। सारी चीज़ें इसमें क्या-क्या होंगी, इसमें आपकी क्लासेस होंगी, मैं बात कर दूँ यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है? क्लासेस हो गई। उसके बाद फिर इसके बाद क्लासेस के बाद इसमें होंगे टेस्ट, इसके बाद इसमें होंगे क्या कहते हैं क्विज़ेस और प्रैक्टिस। सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसमें नहीं है। क्लासेस भी होंगी, टेस्ट भी होंगी, क्विज़ेस भी होंगी, प्रैक्टिस भी होंगी, सारी चीज़ें मैं कराऊँगा। आपको सिर्फ़ इतना मैसेज करना है कि मेरा ये नाम है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है। अगर आपके 85 से या 85 से कम मार्क्स आ रहे हैं या 90 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आप ओटीए के लिए क्वालीफाई करते हो तो आपका पेपर आ जाएगा। अप्रैल-मई के लगभग ओटीए की क्या कहते हैं डेट आएगी एसएसबी की, तब तक आपका फिर से पेपर आ जाएगा सीडीएस का। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो स्टडी टू क्वालीफाई पे, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करो। मैं सिर्फ़ इतने स्टूडेंट को लूँगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्लासेस मैं करूँगा। 25 से 50 स्टूडेंट, मुझे तो लगता है कि 25 स्टूडेंट रहेंगे क्योंकि मैं उनसे इंटरैक्ट करके सारी चीज़ें बता सकता हूँ। और मैं गारंटी करूँगा कि आप कट ऑफ से मिनिमम 15 टू 20 मार्क्स ऊपर रहो ताकि आपको एसएसबी में उतना टेंशन ना लेना पड़े जितना आप लेते हो कि अगर मान लो आप कट ऑफ के पास हो तो मेरिट आउट हो जाओगे रिकमेंड होने के बाद भी तो एक बहुत ही मतलब बुरा सिचुएशन रहता है उन स्टूडेंट के लिए जो मेरिट आउट होते हैं। तो ये मैं कोर्स प्लान कर रहा था, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं मतलब इंग्लिश के लिए तो मैंने बहुत सारे चीज़ें बना ली हैं पर जीके जीएस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, पर अगर आपने साथ दिया और मेरे पास इतने स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, तो मैं इसका बैच ला दूँगा। क्लासेस यूट्यूब पे भी रहेंगी पर उनके लिए कुछ स्पेशल रहेगा ना, क्या कहते हैं नोट्स और बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट के लिए। और मैथ की बात जहाँ तक रही तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, पर मैथ मुझे नहीं आती है तो मैं उसे पढ़ा नहीं सकता हूँ। सॉरी इसके लिए मैं बोलता हूँ, पर ये इंग्लिश और जीके के लिए रहेगी। अब आगे चलते हैं, आज की बात करते हैं, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि ये पेपर सॉल्यूशन नहीं होगा, पेपर एनालिसिस होगा। अगर आप सिर्फ आंसर जानने के लिए आए हैं, तब तो आपके लिए ये सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मतलब ये सही क्लास नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म तो है, ये सही क्लास नहीं है आपके लिए। मैं यहाँ एनालिसिस करने आया हूँ, जो सीडीएस 2 2025 का पेपर हुआ है, पीवाईक्यू का। और इसके बाद अगर कोई बिगिनर है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको एक और चीज़ मालूम चल जाएगी कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। मतलब मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी पहली क्लास पीवाईक्यू से ही स्टार्ट होती है। जैसे मैं सीडीएस के लिए भी पढ़ाना शुरू करूँगा, तो मैं पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करूँगा। क्योंकि यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल जाता है, सिलेबस और पीवाईक्यू से आपको एक डायमेंशन मालूम चल जाता है कि आपको कितनी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इडियम एंड फ्रेजेस में वो था समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग। तो अगर किसी के कान फड़फड़ा रहे हैं, फ्लैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और मैं एक और चीज़ बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने पढ़ा है तो ये ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कोई ऐसे स्टेट में है इंटेंस एजिटेशन वाले, दूसरा है कि हाइटेंड एक्साइटमेंट वाले स्टेट में है कोई, डेस्परेट है, ही वाज़ ड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन कोई सुनने के लिए बेताब है किसी की बात और कोई एम्बैरेस्ड है अपने एक्शंस के लिए झूठ बोलने पे, पकड़े जाने पे। ठीक है? ये 4 हैं। तो ये सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो थीम वाइज़ होते हैं। ठीक है? इडियम एंड फ्रेजेस जब भी आप करेंगे, कोई भी इडियम एंड फ्रेज करते हैं तो आपको क्या कहते हैं एक थीम पकड़ के इडियम एंड फ्रेज करनी रहती है। तो ये जो होता है ईयर्स आर फ्लैपिंग, समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग ये जब भी आप क्या कहते हैं थीम वाइज़ में बॉडी पार्ट से रिलेटेड ईडीएम करेंगे, बॉडी पार्ट से रिलेटेड ईडीएम करेंगे, तो वहाँ पे ये कवर किया जाता है। मतलब ये वन ऑफ द ईज़ीएस्ट ईडीएम होता है और ये थीम आसान रहती है मतलब सब कराता है। जैसे कलर्स के थीम पे हो गए ईडीएम या बॉडी पार्ट्स के थीम पे ईडीएम हो गए, तो वहाँ पे ईडीएम प्रोफेशनल ईडीएम्स हो गए, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कवर कराई जाती हैं पहले दूसरी क्लास में ईडीएम्स के। तो ये ईज़ी था, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि किसी के कान फड़फड़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा कोई सुनना चाहता है किसी की कन्वर्सेशन को, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। पर सिर्फ मुझे इतना नहीं करना है, अगर सिर्फ मैं इतना ही करा के चला जाऊँ तो फिर मेरे में डिफरेंस क्या रह जाएगा सिर्फ टिक कराने में। तो मैं अब आ जाता हूँ सबसे पहले एनालिसिस पे। एनालिसिस की बात करते हैं, किसी के कान फड़फड़ा रहे हैं, समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग।
इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका मतलब मालूम रहना चाहिए। मीनिंग का मतलब क्या होता है? कोई कन्वर्सेशन को सुनना चाहता है तो ओवर हियर अ कन्वर्सेशन, ओवर हियर अ कन्वर्सेशन। ठीक है सर, मैं लिख के पढ़ाता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ये आपको मीनिंग मालूम रहनी चाहिए। पता है ये इस इडियम के पहले मतलब पीछे एक कहानी है बहुत पुरानी, कि जैसे जो डंकी होते हैं या जो डॉग्स होते हैं, उनके जो कान होते हैं ना, वो कई बार वो अपने कान को फ्लैप करते हैं ताकि वो आवाजों को अच्छे से सुन सके। आप देखेंगे डियर्स, अक्सर डियर्स जो होते हैं वो जब घास चर रहे होते हैं, डियर्स जो होते हैं वो जब घास चर रहे होते हैं, डियर्स जब घास चर रहे होते हैं, तो अपने कानों को इधर-उधर करते रहते हैं ताकि वो चीज़ों को सुन सकें। उसी तरीके से डॉग्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने कानों को क्या कहते हैं, इधर-उधर करते रहते हैं ताकि वो चीज़ों को सुन सके। तो ओवर ईयर करना किसी कन्वर्सेशन को, ये कहलाता है आपका समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, किसी के कान फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है? अभी मेरा क्या कहते हैं, राइटिंग पैड पे लिखने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए राइटिंग काफ़ी खराब है, पर कोई नहीं, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा आपके साथ। तो ये आपको एक स्टोरी मालूम रहनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि और मैं ऑप्शंस की बात करूँ, यहाँ पे मैं और ऑप्शंस की बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए कि एक इंटेंस एजिटेशन वाला माहौल है, इसके लिए आप अगर एक इडियम चुनना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा? मैं यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिखता चलता हूँ। जैसे मैं ऑप्शंस की एनालिसिस करता जाऊँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, तो ऑप्शंस का एनालिसिस करूँ, तो ऑप्शंस के एनालिसिस को करते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन था, समवन इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस एजिटेशन, मतलब कोई बहुत बेचैन है, इंटेंस एजिटेट है तो इसका कई बार कहा जाता है इन अ फ्लैप, इन अ फ्लैप, ये इडियम यूज किया जाता है। अब आपको ये भी इडियम मालूम रहना चाहिए कि ये इडियम यूज किया जाता है जब कोई एजिटेशन में होता है, इन अ फ्लैप। साथ ही कई बार कहा जाता है जब कोई उतना बेचैन होता है, तो ऑन पिंस एंड नीडल्स, ऑन पिंस एंड नीडल्स। ठीक है, अब आपको ये भी इडियम मालूम रहना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज्यादा वरी हो या एजिटेट हो, तो कई बार एक और इडियम का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। ठीक है, ये कहा जाता है, ये तीनों चीजें यूज की जाती हैं। अगर हम पहले ऑप्शन के लेके बात करें, जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा, आंसर नहीं, जो ऑप्शन को क्लैरिफाई करेगा, ये तीन इडियम उसको बताते हैं। जैसे कोई अगर एजिटेशन वाले, इंटेंस एजिटेशन में है, तो इन अ फ्लैप, एजिटेटेड है या कंफ्यूज्ड है। ऑन पिंस एंड नीडल्स, ऑन पिंस एंड नीडल्स भी है, क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एजिटेट है, सस्पेंस वाला सिचुएशन है। और एट वंस विट्स एंड, ये भी एक तरीके से उसको डिफाइन करता है। वहीं दूसरे ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करें, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? दूसरा ऑप्शन मुझे देखने दीजिए एक सेकंड। दूसरा ऑप्शन है सर आपका समवन इन अ स्टेट ऑफ हाइटेन एक्साइटमेंट, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, अत्यधिक उत्साहित है वो, तो उसके लिए हो जाएगा ओवर द मून। सबसे पहला ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब तो फिर ओवर द मून, ओवर द मून ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है, आपको मालूम रहना चाहिए, पहला ईडीएम हो गया। दूसरा ईडीएम हो जाएगा थ्रिल टू बिट्स, ये भी मालूम होना चाहिए, थ्रिल टू बिट्स, थ्रिल टू बिट्स, ये भी एक ईडीएम है। तीसरा ईडीएम आपको मालूम होना चाहिए, ऑन क्लाउड नाइन, ये तो काफी ज्यादा फेमस ईडीएम है, ऑन क्लाउड नाइन, नौवें आसमान पे है। ठीक है, तो ये तीन ईडीएम हो जाएंगे आपके सेकेंड ऑप्शन को जो एक्सप्लेन करेंगे। वहीं क्या कहते हैं, हमने उसको देख लिया, थर्ड वाला तो हमारा आंसर ही था शायद। हाँ, तो उसके लिए जैसे कई बार एक और ईडीएम यूज होता है, बॉडी पार्ट के थीम में पढ़ेंगे, ईयर ऑन ग्राउंड, ईयर ऑन ग्राउंड, ईयर ऑन ग्राउंड रखना है, मतलब उसको कोई बात सुननी है, ध्यान से सुनना चाहता है। लिसनिंग इन, कोई सुन रहा है, लिसनिंग इन। ठीक है, उसके बाद तीसरा इडियम जो हो जाएगा ओवर हियर, कई बार ये भी कहा जाता है ओवर हियर कर रहा है कोई हमें, मतलब कोई हमें सुन रहा है। अगर आप कहोगे ना, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को लिख के ले आऊंगा यहाँ पे ऊपर टाइप करके, ताकि मैं इसको क्या कहते हैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ वैसे करिए। ठीक है, आप लिखते जाइएगा, आप अपने कॉपी पर, जिनको नोट्स मिलेगा उनको ये सारी चीजें आप ऑप्शन वाइज एनालिसिस कर लीजिएगा। वहीं चौथा जो ऑप्शन था वो हो जाएगा हमारा, क्या था, समवन एम्बेरेस्ड एट बीइंग कॉट इन द एक्ट ऑफ लाइंग, कोई झूठ कहते हुए पकड़े जाने पे क्या होता है, जैसे कॉट रेड हैंडेड।
कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, कॉट रेड हैंडेड हो जाएगा। दूसरा इडियम हो गया फेस टर्न रेड, ठीक है सर, ये भी हो गया फेस टर्न रेड। वहीं अगर तीसरा कहें हैंग वंस हेड इन सेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक क्वेश्चन से, हैंग वंस हेड इन शेम, सिर्फ एक क्वेश्चन से हमने कितने नियरली 12 इडियम्स कर लिए। तो ये होता है आपकी एनालिसिस। आपको एनालिसिस ऐसे करना होता है पेपर को, कि आप क्वेश्चन तो देख रहे हो, ऑप्शन को एनालाइज कर रहे हो, उन ऑप्शन से कौन कौन से इडियम बन रहे हैं उनको आप तैयार करते हुए जा रहे हो। तो इससे आपको क्या होगा, एक डेवलपमेंट मिल जाएगा अपने पेपर सॉल्विंग करने के तरीके में। तो अगर आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करके एनालाइज करते हो तो आपसे बेहतरीन कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता किसी भी पेपर का। तो ये हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पे। पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पर। वेट 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 वेट, मैं ये चाहता था कि आपको ये मालूम रहे सारी चीजें। जब भी हम क्या कहते हैं कि, एक मिनट, मैं क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने के पहले बता दूं, इसका जो थीम था आपको मालूम होना चाहिए, बॉडी पार्ट का थीम था। बॉडी पार्ट थीम ईडीएम आपको करने होंगे। तो जैसे मैं जब कराऊंगा तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड जितने भी ईडीएम होते हैं, 30-40 ईडीएम होते हैं बॉडी पार्ट से रिलेटेड, सारे मैं करा दूंगा। अक्सर क्या कहते हैं आई और ईयर को लेके ही ईडीएम होते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये भी एक ईडीएम होता है। तो ये सारी ईडीएम्स को मैं करा दूंगा। तो इससे आपको अगर थीम वाइज ईडीएम भी कंप्लीट रहेंगे ना, तो ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 में 10 आप सही करके आओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला कंप्लीट। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ। पहले आते हैं इसके ऑप्शंस को। स्लाइस करना थ्रू डिफिकल्टीज दैट वंस फेसेस इन लाइफ, जो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है डिफिकल्टी, उसको स्लाइस करना। एक्सेप्ट करना डिफीट इन फेस ऑफ एन एनिमी, कि डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। द लास्ट थ्रस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन का लास्ट थ्रस्ट। और चौथा है टू मेक समवन हु इज रेडी ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विथ वंस वर्ड और एक्शन। आपने अगर इसको अटेम्प्ट किया गुड, अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो आपको जानना जरूरी है। सबसे जरूरी चीज ये आपका मीडियम, अगर मैं कहूं कि इजी मीडियम हार्ड, तो ये मीडियम है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है पर मीडियम है। इसमें आपको मालूम रहना चाहिए कि ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होता है। कि सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि सीडीएस के पेपर में अगर कोई ऑप्शन बड़ा होता है ना, तो उसका आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने सीडीएस का पेपर दिया है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी ने एक ईडीएम का बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो कई बार वो आंसर जरूर होता है। तो अगर जिसको कुछ नहीं आता वो तुक्का मारना कहते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के वो इसको ऐसे तुक्का मार सकता है। पर फिर भी तो आपको मालूम रहना चाहिए कि ट्विस्ट ऑफ द नाइफ ईडीएम जो है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये भी ईडीएम मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ ये भी पढ़ाए जाते हैं, पर इसको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ध्यान देके नहीं पढ़ाया जाता है इस ईडीएम को। पर हाँ कोई अगर टीचर क्लेम करता है कि वो अच्छे से पढ़ाता है इसको, तो अच्छी बात है, पर ये थोड़ा सा मीडियम, मतलब इजी नहीं था, ये मीडियम वाले केस में था। तो टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विथ वंस वर्ड और एक्शन, ठीक है, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, कि किसी कोई एक तो बुरा फील कर रहा है उसको और भी अपने बातों से और अपने कामों से और भी बुरा फील करवाना। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, और कई बार कहते हैं ट्विस्ट द नाइफ इन द वुंड, ये भी कहा जाता है इसके लिए, ईडीएम के लिए। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी को थोड़ा जान लेते हैं कि स्टोरी क्या है सर। तो स्टोरी जानते हुए चलते हैं ना, मजा आता है। तो स्टोरी सबसे पहले, मैं कोई भी ईडीएम करा रहा हूं तो उसके पहले एक स्टोरी, कि अगर मैं बात करूं ट्विस्ट द नाइफ, तो ये सीधा सीधा लिटरल मीनिंग देता है कि जब आप किसी को, मतलब ऐसे चाकू आपने किसी को पेट में मारा और उसके बाद उसको ट्विस्ट कर दिया, तो अगर जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे वैसे ही वो जो वुंड होगा, जो चोट होगी, वो ज्यादा नुकसान करेगी उसको। तो ट्विस्ट द नाइफ का मतलब यही होता है कि ट्विस्ट अगर किया आपने नाइफ को, तो क्या कहते हैं आपने सिचुएशन को और बुरा कर दिया किसी के, अगर वो बुरे सिचुएशन में तो था ही, आपने और बुरा कर दिया। तो ये हो जाता है ट्विस्ट द नाइफ का मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्या करेंगे इसके बाद, हम करेंगे ऑप्शन वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था इसमें, पेपर है मेरे पास, स्लाइसिंग टू पेपर है मेरे पास। अगली बार से मैं यहाँ पे वो ऑप्शंस को लिख के आऊंगा, ठीक है सर। पर इस बार नहीं है, अभी क्वेश्चंस में नहीं है तो मैं क्या करूं, पर फिर भी ठीक है। स्लाइसिंग थ्रू द डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, जीवन में
कठिनाइयां हैं उसको काट रहा है कोई। तो इसके लिए अगर मैं ईडीएम की बात करूं, सरेंडिंग इसका क्या कहते हैं ईडीएम हो जाएगा आपका थ्रो द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, ये पहला ईडीएम हो जाएगा उसको जो एक्सप्लेन करेगा। ये मेनली क्या कहते हैं बॉक्सिंग मैच से लिया गया एक ईडीएम है। बॉक्सिंग मैच में अगर कोई क्या कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है तो वो अपने टॉवल को फेंक देता है और हार मान लेता है। उसी तरीके से अगर आपने वो देखी है डेडपूल 2, ठीक है, तो उसमें जब वो लड़ाई करने जाता है तो वो क्या कहते हैं ना, रेस करता है, रेस द व्हाइट फ्लैग, रेस द व्हाइट फ्लैग। ठीक है, ये भी एक तरीके से हो जाएगा आपका ईडीएम। किसके लिए? टू एक्सेप्ट द डिफीट इन द फेस ऑफ एनिमी। तो ये हो जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये शायद ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 क्या था? टू एक्सेप्ट डिफीट इन फेस ऑफ एनिमी, ये बी वाला, मैंने बी वाले को एक्सप्लेन कर दिया है वहां पे। मतलब वहां पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है ये बी वाले की है। ठीक है, ये बी वाला कर दिया, चलिए ठीक है, मैं ए वाला बाद में कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन बी के लिए है, एक्सप्लेनेशन बी के लिए है। ए के लिए मैं इसके बाद कर देता हूँ यहाँ पे explain। ए के लिए, इसीलिए मैं अब ऑप्शंस लिख के लाऊंगा ना ए के लिए। ए है स्लाइसिंग थ्रू डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, जीवन में कोई कठिनाइयां झेल रहा है और उसको काट रहा है, तो इसको होगा कट थ्रू द गार्डियन नॉट, कट थ्रू द ये हो जाएगा पहला आइडियम इसके लिए। ठीक है, कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस को काटते हुए निकल रहा है। दूसरा हो जाएगा लाइक अ नाइफ थ्रू द बटर। हाँ, लाइक अ नाइफ, लाइक अ नाइफ थ्रू द बटर। ठीक है, तो ये दो ईडीएम हो जाएंगे आपके पहले वाले के लिए, ए वाले ऑप्शन को जो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर, तो ये दो ईडीएम हो गए, ये आपको मालूम रहना चाहिए। क्या कहते हैं गार्डियन नॉट को, इसके पहले इसके पीछे भी स्टोरी है एक, तो ये सारी चीजें हैं। पर मैं अभी एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ऑप्शन को, तो आपको ऑप्शन के भी 2-3 ईडीएम आने चाहिए। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन है क्या कहते हैं द लास्ट थ्रस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, कठिन कार्य का अंतिम प्रहार। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू फाइनल नेल इन द कॉफिन, फाइनल इन द कॉफिन। ठीक है सर, ये हो जाएगा पहला पार्ट इसका। दूसरा दूसरा अगर मैं ईडीएम की बात करूं, कूप द टू कूप द ग्रेस, द कूप द ग्रेस, द कूप द ग्रेस, द कूप द ग्रेस। ठीक है सर, ये होता है एक ईडीएम। ये दोनों ईडीएम आपको मालूम रहना चाहिए जो ऑप्शन सी को एक्सप्लेन कर रहा है। वहीं जो ऑप्शन डी हमारा आंसर भी है उसको एक्सप्लेन करने वाले कुछ और ईडीएम्स को हमको मालूम रहना चाहिए। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो उसके लिए हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो सब लोग करते हैं, एड इंसल्ट टू द इंजरी, एड इंसल्ट टू द इंजरी। अगर आप कहोगे तो ये सारी चीजें मैं टाइप करके भी ले आऊंगा, पर उसमें फिर मुझे कोर्स लॉन्च करने में टाइम लगेगा। पर कोई नहीं, मैं टाइप कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रब साल्ट इन द वुड्स, रब सॉल्ट इन द वुंड्स। ठीक है, किसी के घाव पे नमक लगाना, आग में घी डालना, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, ये भी होता है एक तरीके से, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, व्हेन दे आर डाउन। ठीक है सर, ये हो जाएगा तीसरा आइडियम जो आपके डी पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरीके से। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। ये मेनली जो ईडीएम का पार्ट है, ये जो थीम है, ये वाला थीम, ये थीम क्या है? ये भी थीम पढ़ाई जाती है कि पेन और डिफिकल्ट सिचुएशन में, पेन और डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए ईडीएम्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप ये पढ़ोगे। पर ये मैं बता रहा हूँ ना, उतना क्या कहते हैं कि कुछ ईडीएम ऐसे होते हैं जो लोग मतलब काफी ज्यादा यूज करते हैं, पर ये अनयूज्ड है, तो ये मैं मीडियम लेवल में मान के चलता हूँ कि ये थोड़ा सा इजी से ऊपर है। इस ईडीएम को पढ़ना मतलब अगर कोई पढ़ाता है वेरी गुड, मतलब बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। पर मेरे इंस्टीट्यूशन में सीडीएस वालों के लिए नहीं पढ़ाया जाता था, तो मुझे मालूम है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये तो इजी है, मतलब अगर ये किसी ने गलत किया है तब तो वो
उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ये इजी है, इजीएस्ट है। मैं तो कहूंगा इजी भी नहीं है, इसको तो मतलब आंख बंद करके भी कोई कर सकता है। ठीक है सर। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, आप अपनी ही बात बोले जा रहे हो। ठीक है, मतलब अपने को ही प्रशंसा, अपनी अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। ऐसा कहा जाता था, जैसे आप देखते हो ना, मतलब इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं पहले बताऊंगा। पहले आ जाता हूँ ऑप्शन पे। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट। ठीक है, अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है, मतलब सिर्फ। तो इसके पीछे स्टोरी है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जैसे पहले राजा महाराजा आते थे तो भाई मतलब बहुत बड़ा सा जिल्ले इलाही, ये हैं चक्रवर्ती सम्राट, मतलब अपनी बहुत सब बड़ी सी एक लाइन आती थी, और फिर उसके बाद उनका नाम लिया जाता था कि वो पधार रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है कि मतलब आप अपने आप के बारे में बखान कर रहे हो, सिर्फ यही, मतलब अपने आप के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि चीजों को वो कर रहे हो, कि अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो, अपने सारी चीजों के बारे में बता रहे हो। तो अपने ट्रम्पेट को खुद ब्लो कर रहे हो, कि अपने ही बारे में खुद बता रहे हो। तो ये स्टोरी मेनली वहां से कवर होके आती है, ये ईडीएम मतलब वहां से निकल के आता है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ठीक है, वहीं अगर हम इसके क्या कहते हैं ऑप्शन वाइज एनालिसिस की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या था, इसमें देख लेता हूँ ना। बी वेरी लाउड इन कंपनी। ठीक है, अगर क्या कहते हैं मैं पहली बात करूं, बी वेरी लाउड इन कंपनी। ठीक है, अगर आप बहुत समूह में हो, साथ में हो, तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इसका आइडियम हो जाएगा रेज द रूफ। मेनली रेज द रूफ हो जाएगा पहला आइडियम, रेज द रूफ। ये भी एक इडियम है जो उसको एक्सप्लेन करता है। और दूसरा ऑप्शन को एक्सप्लेन करता है मेक अ रैकेट। मेक अ रैकेट, ये एक्सप्लेन करता है ऑप्शन ए को। वहीं अगर ऑप्शन बी को बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी क्या था? ऑल साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ऑल साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा शोर शराबा लेकिन कोई उसका मतलब नहीं, सिग्निफाइंग नथिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। एम्प्टी, ये तो बहुत हिंदी में भी फेमस है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। ठीक है, आधा ज्ञान, आधा ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को, अपनी प्रशंसा करता है, या अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब बताता है। ठीक है, ये इसका मतलब मेन मतलब यही निकल के आता है। और फिर अगर कहूँ तो और इसके बारे में कोई इडियम मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन की मैं बात करूं, सी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए ईडीएम हो जाएगा, सी ऑप्शन था एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट। तो ये तो हो गया ट्रम्पेट वाला, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। सिंग योर ओन प्रेस, हाँ ये भी होता है कई बार, सिंग योर ओन प्रेस। ठीक है सर। वहीं अगर और मैं ईडीएम की बात करूं, हाँ टूट योर ओन, और टूट योर ओन हॉर्न। ठीक है, तो ये दो ईडीएम हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट ईडीएम है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट के साथ आपको मालूम रहना चाहिए इनके बारे में। वही अगर मैं जो चौथा ऑप्शन है, बी स्केथिंग इन वंस क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, दूसरों की कड़ी आलोचना करना। ठीक है, ये मेनली यही ईडीएम हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कट समवंस टू श्रेड्स। थोड़ी राइटिंग तो अब सुधर रही है मुझे लग रहा है, हाँ, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी सर। टीयर्स इनटू समवन, ये भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा ईडीएम। आगे मैं बात करूं तो ऑप्शन हो गए, सारे हो गए ना, डी तक मैंने हाँ ये चारों कर लिए। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। चौथा, गेट अंडर समवन स्किन। उसके पहले मैंने वो बता दिया था कि आप जब भी क्या कहते हैं कि सेल्फ प्रेजिंग या बोस्टिंग वाले थीम, हाँ उसका थीम आपको मालूम रहना चाहिए कि सेल्फ प्रेजिंग है। सेल्फ प्रेजिंग और बोस्टिंग वाले जब आप थीम करेंगे ना, सेल्फ प्रेजिंग वाले, ये वाले थीम के ईडीएम करेंगे, इसमें भी लगभग 10 ईडीएम आते हैं, 10 से 15 ईडीएम आते हैं, उनको करेंगे तो वहां से वो सारी ईडीएम्स कवर हो जाएंगे। तो ये थीम के भी मैं ईडीएम कराऊंगा जब मैं, अगर मतलब मान लीजिए कि आपको मुझे ये पढ़ाते हुए पसंद आया तो मैं ये क्लास लाना चाहता हूँ, जरूरी है कि मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो गेट्स अंडर समवन स्किन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले, किसी के स्किन के
अंदर समवन स्किन, गेट अंडर समवन स्किन, किसी के स्किन के अंदर, ये भी एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इजी इडियम है। ये भी पढ़ाया जाता है, जरूरी बात है ये पढ़ाया जाता है हर जगह कि आप किसी की स्किन के अंदर में हैं। तो अगर किसी के स्किन के अंदर में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसे एनॉय कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गेट अंडर समवन्स स्किन। ठीक है, टू फॉल इंटेंसली इन लव विथ समवन, टू कॉज इंटेंस लाइकिंग इन समवन, टू अंडरस्टैंड समवन कंप्लीटली, ये थोड़े से आपको समवन स्किन से अलग दिखा रहे हैं। पर हाँ, अगर लव वाला या लाइकिंग वाला आप थोड़ा सा अगर सोचोगे एंगल की किसी के स्किन के अंदर है, लव करेंगे या लाइक करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो लिटरली डिस्कम्फर्ट से आती है कि आप किसी के स्किन के अंदर चले जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, दिक्कत होगी। ये मेनली इंसेक्ट्स और उनके लिए कहा जाता था, जो पैरासाइट्स होते थे उनके लिए स्टोरी थी। पर यहाँ पे ये सिर्फ इसी चीजें से मतलब रखना है आपको, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं इस इडियम इसकी बात करूं, इसके लिए मैं एक इडियम बनाऊं, टू फॉल इंटेंसली इन लव विथ समवन, तो इसके लिए मैं इडियम कह सकता हूं विन समवन ओवर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये तो उसकी लाइकिंग के लिए हो जाएगा, हेड ओवर हील्स हो जाएगा। हाँ, इसके लिए हो जाएगा आपका फॉल फॉर समवन हो जाएगा, इसके लिए फॉल फॉर समवन मैं कह सकता हूँ, फॉल फॉर समवन। ठीक है, ये कह सकता हूँ। अगर मैं एक और इडियम की बात करूं तो हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स। ठीक है, ये हो जाएगा किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए आप ये दोनों इडियम यूज कर सकते हो। वहीं अगर आप किसी को लाइक करते हो तब ये कह सकते हो विन समवन ओवर, समवन ओवर। मैं ये चीज यहाँ नहीं कराना चाहता था क्योंकि ये मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं समझ में आएगा, तो मैं अलग से ही कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं ए को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए में आपके दो इडियम थे, कौन कौन से थे? हेड ओवर हील्स, दूसरा आइडियम था आपका मैंने बताया फॉल फॉर समवन। ठीक है सर, वहीं अगर ऑप्शन बी को मैं एक्सप्लेन करूं, किसी को आप पसंद करते हैं, तो उसका हो जाएगा आपका ईडीएम हो जाएगा विन समवन ओवर। और दूसरा ईडीएम हो जाएगा सर उसके लिए आपका स्टील समवन्स हार्ट। ये भी प्यार करने के लिए होता है पर लाइक करने के लिए भी होता है, स्टील समवन्स हार्ट। ठीक है सर, किसी के दिल को चुरा लिया है आपने, आप उसे पसंद करते हो, वो मतलब दोनों की मीनिंग लगभग लगभग लिटरली सेम आ रही है, थोड़ा सा इडियोमेटिक भी मीनिंग सेम ही आ रही है। अगर वही कहूँ किसी को आप अंडरस्टैंड करते हो तो टू नो समवन कैरेक्टर फीलिंग या मोटिव्स, मतलब ये मीनिंग हो जाएगी सी समवन थ्रू, सी थ्रू समवन, नहीं नहीं, सी थ्रू समवन होता है, सी थ्रू समवन, सी थ्रू समवन मतलब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। ठीक है, रीड लाइक अ बुक, आपने उसे एकदम किताब की तरह पढ़ लिया, रीड लाइक अ बुक, रीड लाइक अ बुक। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा आपका एक और इडियम। तो अब वहीं अगर डी पार्ट की बात करें, डी क्या था हमारा, डी ऑप्शन को मुझे देखने दीजिए एक सेकंड। डी ऑप्शन था एनॉय करना। ठीक है, तो एनॉय करने की तो बहुत सारे हैं, पर जैसे मान लीजिए इसी से रिलेटेड मैं बात करूं तो रब समवन्स द रॉन्ग वे, रब समवन द रॉन्ग वे, रब समवन द रॉन्ग वे। ठीक है, वहीं अगर दूसरे ईडीएम की मैं बात करूं, ड्राइव समवन अप द वॉल, ड्राइव समवन अप द वॉल, ये हो जाएगा हमारा, एक्सप्लेन करेगा ये दोनों इडियम्स हमारे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है सर, तो ये हो गया, मैंने स्टोरी बता दी। हाँ, अगर मैं क्या कहते हैं इसका थीम बताऊं तो आपको किस थीम पे इसको करना है, स्किन वाले, मतलब स्किन वाले नहीं, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट वाले थीम, बॉडी पार्ट वाले थीम पे आपको ईडीएम करना है। तो बॉडी पार्ट वाला थीम अगर आप कर लोगे तो वहां से ये ईडीएम कवर हो जाएगा। इसमें लगभग मैंने बताया ना 30 से 40 ईडीएम्स आते हैं, उनको आप कर लेना। मेनली क्या कहते हैं आते हैं आपके आईज और ईयर्स से। ठीक है, पर स्किन से भी कुछ आते हैं। ठीक है, जैसे एक ईडीएम क्या कहते हैं वो हाँ आते हैं ईडीएम आते हैं जो एक
क्या कहते हैं वो, बाय द स्किन ऑफ टिथ। स्किन ऑफ टिथ मतलब बस थोड़ा बहुत छोटा सा बचा है, वो बचते बचते बचा है, ठीक है, वो वाली। पांचवा इडियम है मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ये भी कैसा है, ये इजी है। अभी तक हमने 5 किए जिसमें से एक मीडियम आया है और 4 इजी इडियम्स आए हैं, ठीक है। तो ये भी इजी है कि ये तो मतलब समझ में ही आ जा रहा है कि बहुत सारे हाथ मिलके आसानी से काम को कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको तो मतलब बहुत ही नॉर्मली ये प्रोवर्ब्स यूज होते हैं, मतलब हर जगह, मतलब कि 4-5, वो तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 4 हाथ मिलके किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एकता में शक्ति है, ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि एक लकड़ी को एक साथ तोड़ सकते हो, 11 लकड़ियों को एक अलग-अलग तोड़ सकते हो, पर एक साथ नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेनी पीपल्स हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली, ठीक है, ये हो जाएगा। मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन मेक वर्क नॉन सीरियस, ये भी नहीं होगा। मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन लाइट अ न्यू पाथ, ये भी नहीं होगा। वर्कर्स लाइट अप वर्क दे अंडरटेक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेनी पीपल्स हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली। तो इसमें भी अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो ये मेनली क्या कहते हैं, जब 14th-15th सेंचुरी में एक बुक थी, मैं वो भूल रहा हूँ, प्रोवर्ब्स की किसी की बुक थी, किसी अच्छे राइटर की, वहां पे ये इडियम यूज किया गया था। जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पूरी तरीके से कराऊंगा तो मैं स्टोरी हर बिहाइंड द इडियम ये होता है कि आपको याद रहे। बिहाइंड द इडियम की स्टोरी अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको इडियम याद रहेगा। बिहाइंड द इडियम की स्टोरी याद रहनी चाहिए, तो एक स्टोरी लिंक करा देती है, तो ये कराऊंगा। फिर इसके बाद ऑप्शन वाइज एनालिसिस, जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ वैसे वहां पे भी कराऊंगा। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज एनालिसिस करूं तो जैसे पहला क्या था, मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन लाइट अ न्यू पाथ। तो ये मेनली अगर ये ऐसा कहें तो ये ब्लेज अ ट्रेल हो जाएगा। BLAZD ब्लेज अ ट्रेल, TRAI ब्लेज अ ट्रेल, ये हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे इडियम की बात करूं तो पेव द वे हो जाएगा। Pave the way, ठीक है, ये दोनों इडियम हो जाएंगे उसके लिए। वहीं अगर क्या कहते हैं कि कई लोग साथ मिलकर काम करें और काम क्विकली हो जाए, जो हमारा ऑप्शन का आंसर भी है, उसके लिए और करूं तो टीम वर्क्स मेक द ड्रीम वर्क। टीम वर्क टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ठीक। टीम वर्क्स मेक द ड्रीम वर्क्स, ठीक है। वहीं अगर करें यूनाइटेड वी स्टैंड, ये तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं टैगलाइन भी है, यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर हम एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। एसएससी के खिलाफ भी यही है, और आप गिर चुके हैं, और एसएससी जो भी करने वाला है वो आप सभी लोग जानते हैं। पर इसीलिए मैं सीडीएस की तरफ, मैंने सीडीएस वाले स्टूडेंट्स की तरफ मैं रहूंगा। अब से नो एसएससी, ओनली यूपीएससी, ठीक है सर। आगे चलते हैं। मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन मेक वर्क नॉन सीरियस, अगर मैं कहूँ तो अगर कोई वर्क नॉन सीरियस है, इसके लिए मैं कह सकता हूँ लाइट मेक लाइट टू वर्क, ठीक है। कई बार ये भी कहा जाता है, ये मतलब क्या कहते हैं प्रोवर्ब है, ये ईडीएम नहीं है, पर ये क्या कहते हैं एक तरीके से प्रोवर्ब है। TLE, विशल विशल यू वाई विशल वाइल यू वर्क, विशल वाइल यू वर्क, विशल वाइल यू वर्क, ठीक है। ये भी एक तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन ये सी को एक्सप्लेन करता है ना, ऑप्शन सी को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन डी को जो एक्सप्लेन करता है, ऑप्शन डी पहले मैं देखूं क्या है। वर्कर्स लाइट अप द वर्क दे अंडरटेक, ठीक है, ठीक है। मेनली क्या कहते हैं, वर्कर्स लाइट अप कर देते हैं जो वर्क वो अंडरटेक करते हैं। तो ब्राइटन अप द प्लेस, ये मेनली ये कहा जाएगा, ब्राइटन अप द प्लेस, ठीक है। अगर मैं और करूं इसके लिए और कोई इडियम तो ब्रिंग लाइफ टू समथिंग, हाँ ये भी हो सकता है, ब्रिंग लाइफ टू समथिंग, ब्रिंग लाइफ टू समथिंग, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से इडियम हो सकता है। आगे चलता हूँ। मैंने सारी चीजें बता दी, इसमें बता दिया, और कुछ इसमें बचा नहीं है जो मुझे बताना है। हाँ, इसका इसका जो थीम है, थीम वाइज एक तरीके से मैं एक और चीज भूल जा रहा हूँ। मैं इसको थीम बता दूं कि आपको कौन से थीम का करना है, जिसको मुझसे नहीं पढ़ना है वो थीम कौन सा कर लेगा।
ये मेनली थीम हो जाएगा आपका वो वाला, क्या कहते हैं, टीम वर्क वाला। हाँ, टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क वाले थीम पे कुछ होते हैं, और यूनिटी वाले, कुछ यूनिटी वाले प्रोवर्ब्स होते हैं मेनली। आप प्रोवर्ब्स देखेंगे तो इसी में होते हैं प्रोवर्ब्स, तो वो हो जाएंगे, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, दो बुश में बर्ड है, उससे ज्यादा जो आपके पास है ना, वो उस पे ज्यादा वो करो भरोसा। ठीक है, वो बर्ड जो हैंड में है वो आपके लिए काफी ज्यादा वर्थ इट है, जो कि बुश में है, खोजने से बढ़िया जो आपके पास अभी में जो है, मतलब आपके पास जो अभी है वो ज्यादा मतलब जरूरी है। ये मत देखो कि आगे क्या है। ठीक है सर, पहले अभी देख लो जो है उसका पहले कंप्लीट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऑप्शन वाइज एनालिसिस करूं, व्हाट हिडन इन ऑलवेज मैटर, नहीं ये ठीक नहीं है। व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई जॉब, मतलब मेरे साथ ये हुआ, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ दी ना, मैंने कॉल लेटर छोड़े हैं सर। ठीक है, आप कहेंगे ब्लो योर ओन टम्पेट, ऐसा नहीं है, पर मैंने कॉल लेटर छोड़ा है किसी एग्जाम के लिए, और फिर वो एग्जाम मेरा निकला है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ठीक है, तो ये भाई जो हाथ में है उसको ले लो, ग्रैब द चांस। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा जो होता है, गिफ्ट इज ऑलवेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। मेनली ये भी क्या कहते हैं, एक बुक से लिया गया स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी जो है एक बुक से ली गई है, पर अब वो स्टोरी सारी चीजों को तो मैं बता नहीं सकता, पर स्टोरी बुक से ली गई है, आप याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। स्टोरी के बारे में बाद में बात करूंगा, पर अभी जो बात करना है वो ऑप्शन ए को एनालाइज करना। ऑप्शन ए क्या था सर, पहले देख लो। व्हाट सीडन इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है, व्हाट सीडन जो छुपा है वो क्या कहते हैं, अटकल का विषय। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा एन अननोन क्वांटिटी, मेनली यही होगा मेरे साथ, एन अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वहीं आप कहेंगे अप इन द एयर, ये भी कहेंगे अप इन द एयर, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, अप इन द एयर। तो ये दो इडियम हैं जो हमारे ए ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं जो हमारे ऑप्शन नंबर बी को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कौन कौन से इडियम है सर? बी ऑप्शन है, व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन, हाँ ठीक है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया। बेटर सेफ देन सॉरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी बहुत क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बेटर सेफ देन सॉरी, बेटर सेफ देन सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा पहला इडियम। दूसरे अगर इडियम की बात करेंगे तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, ये कई बार होता है कि रिजल्ट आने से पहले, मतलब ये तो रहता है कि मेरा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और फिर मालूम चलता है यार फाइनल लिस्ट में तो नाम ही नहीं है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बुरा लगता है किसी के सामने जाने में। ऑप्शन नंबर सी को अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन सी है, अ गिफ्ट इज ऑलवेज बेटर केप्ट क्लोज टू वन सेल्फ। ठीक है, गिफ्ट ऑलवेज बेटर है केप्ट टू वन सेल्फ। ठीक है, तो मेनली है ट्रेजर इट, ट्रेजर इट, ये एक इडियम हो जाएगा। और अगर इसमें दूसरे इडियम की मैं बात करूं, कीप इट क्लोज टू योर चेस्ट, ये भी कह सकते हैं। हाँ, कीप इट क्लोज टू योर चेस्ट, कीप इट क्लोज टू योर चेस्ट। ठीक है, तो आप कहोगे इतने सारे इडियम मुझे याद है, नहीं, मुझे कुछ याद है, कुछ मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे सारे याद हैं। हाँ, मुझे इसमें से अगर मैं ऑप्शन वाइज एनालिसिस करूं तो मुझे 90% याद है, पर अगर मैं क्या कहते हैं बिना ऑप्शन के करूं तो मैं एक दो लिख पाऊंगा, किसी में एक लिखूंगा, किसी में दो लिखूंगा, किसी में तीन लिखूंगा। तो जैसे मुझे एक मैं लिख के आया हूँ घर में, तो एक से मुझे दो याद आ जा रहा है या तीन याद आ जा रहा है, तो वो मैं लिखते हुए जा रहा हूँ। ठीक है सर, ऐसा मत समझिएगा कि मुझे याद है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। ठीक है, मैंने लिख के लाया है। इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, मैं रेगुलर नहीं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, मैं जीके जीएस पढ़ाता हूँ, पर मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आए इंग्लिश में। जब मैंने सीजीएल का पेपर दिया था, फिर कहेंगे ब्लू ईयर इंटरप्रेट। ठीक है, एसएससी की बात छोड़ता हूँ, सीडीएस पे आता हूँ अभी। तो डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन था सर आपका, व्हाट
हैपन इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट हैज हैपन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो लुक टू द फ्यूचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक टू द फ्यूचर, लुक टू द फ्यूचर। ठीक है यार, मैं एफ भी ऐसे बनाता हूँ, टी भी ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये पहला इडियम हो जाएगा। दूसरा, द बेस्ट इज येट टू कम। ये चीज याद रखना, द बेस्ट इज येट टू कम। अगर आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, अगर आपके 85 से कम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास बेस्ट अभी आने वाला है, अभी आपका बेस्ट आया नहीं। ठीक है, इस ईडीएम से हमको ये चीज समझ में आती है। तो याद रखना कि आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसके थीम की बात करूं, थीम ये क्या हो जाएगा, कौन सा था? थीम की मैं बात करूं तो ब्लू योर, ये ऑप्शन, अच्छा मैं पेपर देख लेता हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा सर्टेनिटी वाले, सर्टेनिटी, या आप कह सकते हैं रिस्क वाले। इसमें भी, इसमें थोड़े ज्यादा है, इसमें 50 के लगभग ईडीएम्स है, उनको आपको कवर करना चाहिए। तो ये आप इस थीम पे 50 क्वेश्चन का 50 ईडीएम जो है वो कर लीजिएगा। मेक हैवी वेदर, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत ही इजी, ये भी बहुत ही इजी। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले बड़े वाले ऑप्शन पे चले जाओ, तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, मेरे हिसाब से ये सही भी होगा। देखें, अननेसेसरली क्रिएट डिफिकल्टी इन डीलिंग विथ अ टास्क। ठीक है, यही होता है मेक हैवी वेदर। ठीक है, तो सीडीएस के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बता दी है कि एक बार सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर जाके चेक करना। ठीक है, पर क्लाउड सीडिंग टू पॉल्यूट द एयर टू कंप्लेन अबाउट वेट एंड रेनी कंडीशन, इनके बारे में मैं जान लेता हूँ। स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं, स्टोरी आप पढ़ लेना कि किसी भी ईडीएम के पीछे क्या स्टोरी होती है। हाँ, पर स्टोरी होती है, सभी ईडीएम के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई किसी बुक से लिया गया होता है, कोई किसी चीज से होता है, कोई लिटरल मीनिंग डिराइव करता है, या कोई कुछ ऐसा चीजें करता है। ठीक है, तो कहीं ना कोई चीजें आती हैं, तो स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन वाइज एनालिसिस कर देता हूँ। तो सबसे पहले ए ऑप्शन पे आता हूँ कि ए क्या है। थोड़ा ज्यादा लंबी क्लास हो रही है, तो ए ऑप्शन क्या था, पहले ये ऑप्शन देखता हूँ, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? वर्षा कराने की एक, क्या कहते हैं, तरीका है। ठीक है, इसका कोई ईडीएम तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, इसका कोई ईडीएम तो होता नहीं है। अगर कोई होगा तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कोई ईडीएम। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग यार एक टेक्निक है, तो उस पर कोई ईडीएम बनेगा नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दूसरा जो है पॉल्यूट करने का, पॉल्यूट करने का लिटरल मीनिंग मैं ऐसा कह सकता हूँ, पॉइजन द एटमॉस्फियर, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, पॉइजन द एटमॉस्फियर। ठीक है, वहीं अगर दूसरी मैं बात करूं, आपका हो जाएगा फॉल द एयर, ये भी हो जाएगा। ये मेनली पोल्यूशन से डील करता है, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इसके लिए एयर पोल्यूशन से डील करता है। ठीक है, ये ईडीएम्स एयर पोल्यूशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, पॉइजन द एटमॉस्फेयर, फॉल देयर। ये जरूरी बात है, जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें अच्छी क्या कहते हैं, स्किल लाने के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं। वहीं अगर ऑप्शन सी की, टू कंप्लेन अबाउट वेट एंड रेनी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए अगर मैं कहूं एक ईडीएम, तो बरसात की शिकायत करना। पर ये बरसात की शिकायत करना, इस पे कुछ होगा नहीं, पर हम वेदर कंडीशन पे कुछ ईडीएम्स हो जाएंगे, ऐसे कुछ होगा नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट टीडीएम मुझे याद नहीं आ रहा है ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन डी को एनालाइज करूं, तो ऑप्शन डी का तो मैंने करा ही दिया, ऑप्शन डी ऑप्शन भी आंसर भी था हमारा। अननेसेसरीली कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना, यही था मेरे हिसाब से, अननेसेसरीली क्रिएट डिफिकल्ट इन डीलिंग टास्क। ठीक है, हाँ, अरे तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, मेक मेक अ माउंटेन, मेक अ माउंटेन। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाँ, ईडीएम है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, आउट ऑफ मोल। ठीक है सर, कुछ हिंदी में मुझे याद रहता है तो इंग्लिश में मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका एक ईडीएम। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, स्वीप अंडर द कारपेट। अरे ये भी एक तरीके से मैं बात करूं तो इजी है। अभी तक हमने 8 किए हैं, उसमें से 7 इजी ईडीएम थे, और एक अभी तक मीडियम ईडीएम था, ऐसा कोई नहीं था। अच्छा, लास्ट वाले की मैंने थीम बता दी थी ना, डिफिकल्ट और एग्रेशन वाले ईडीएम जो थे, मैंने थीम बता दी थी शायद। थीम नहीं बताइए, यहाँ पे लिख देता हूँ थीम।
ठीक है, तो मैंने थीम जैसे बताई कि आप इसमें क्या कहते हैं डिफिकल्टीज वाले सिचुएशन कर लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन वाले इडियम्स इस थीम पे। ठीक है, इस वाले थीम पे आप ईडीएम कर लीजिएगा, इस पे भी 30 ईडीएम्स आपको मिल जाएंगे। आपको मिनिमम अगर सीडीएस में 10 आउट ऑफ 10 करने हैं तो 1000 टीडीएम्स करने होंगे, सारे थीम मिला के 1000 टीडीएम हो जाएंगे। और मैं इसको करा दूंगा, अगर हम 10 ईडीएम्स भी रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 100 डेज में, तो 100 डेज तो लगेगा ही कोर्स कंप्लीट करने में। तो सिर्फ 10 ईडीएम कराने में मुझे कोर्स में आपको टाइम लगेगा, 10 ईडीएम्स नहीं करा पाऊंगा मैं, एक क्लास में कम से कम 100 ईडीएम्स करा दूंगा। तो 100 ईडीएम्स ये 10 डेज में हो जाएगा। ठीक है, 100 ईडीएम्स हो जाएगा एक क्लास में, अगर एक क्लास में पूरी प्रॉपर 2 घंटे की लूंगा तो 100 ईडीएम्स करा दूंगा, तो मुझे 10 डेज तो लगेंगे इसको कराने में। ठीक, तो कोर्स की डिजाइनिंग भी कुछ इस तरीके से होगी अगर आप मुझे साथ देंगे। करना क्या है आपको मालूम है ना, कि टेलीग्राम करना है, किस पे, @study2qualify। ठीक है, इस पे आपको टेलीग्राम करना है सर। 25 से और 50 स्टूडेंट, इतने के बीच में स्टूडेंट रहेंगे तो मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा। मुझे तो लगता है 25 ही रहेंगे, बहुत है यार सबको मैनेज करना, पर कोई ना, देखता हूँ अगर ज्यादा हो जाएंगे तो। क्योंकि कई बार ऐसे होंगे ना जो एसएससी सीजीएल की भी करेंगे, सीडीएस भी करेंगे, सीएपीएफ भी करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, स्वीप अंडर द कारपेट। क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए करा रहा हूँ कि इडियम्स और फ्रेजेस और कहीं आएंगे नहीं, तो मतलब इंग्लिश कहीं और आएगी नहीं, सभी के लिए इंग्लिश आएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक तरीके से था। सबसे पहले क्या करना है, सीडीएस वाले ऑप्शन का मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन है पहले उसको एक बार चेक करो, कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगेटन, यही मतलब होता है स्वीप अंडर द कारपेट। ठीक है, अब तो क्या कहते हैं, कारपेट की जगह हो जाएगा ड्रम, कि भैया छुपा दो ड्रम में मालूम नहीं चलेगा कहाँ गया कौन गया। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, ऐसे होता है ना कि जब आप क्लीनिंग करते हो, इसकी स्टोरी जो बहुत अच्छी है कि जब आप क्लीन करते हो या कुछ करते हो, जैसे घर में होता है ना कि कुछ सामान कोई आने वाला है तो बेड के अंदर छिपा दो, क्लीन करते हो कोई चीज तो कारपेट के अंदर छिपा दो तो नहीं दिखेगा। तो ये स्टोरी वहां से निकल के आई है मेरी, स्टोरी याद रखिएगा, थोड़ा सी चीज याद रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन वाइज एनालिसिस, पहला क्या है, मेंटेन सिक्रेसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये है किसी भी सर्कमस्टांस में हमको सिक्रेसी मेंटेन करनी है। तो इसका आईडीएम हो जाएगा कीप इट अंडर योर हेड, सबसे जरूरी चीज है, कीप इट अंडर योर हेड, अंडर योर हेड, अपने टोपी के अंदर रखना, मालूम नहीं चलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। रेटाटुई, ठीक है, इस मूवी को याद रखोगे तो क्या कहते हैं, याद रहेंगी काफी चीजें। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो लैपटॉप चार्ज में लगा दिया मैंने। आगे चलते हैं, डेड मैन टोलने लगा, डेड मैन टेल्स नो टेल्स, यही होता है, डेड मैन टेल्स नो टेल्स, यही होता है मेरे हिसाब से, डेड मैन टेल्स, हाँ यही होता है। ठीक है, यही होता है मेनली, किसी चीज को सीक्रेट रखना, कीप इट अंडर योर हेड। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है पहले वाले ऑप्शन को, किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, उस वाले इडियम को हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा तेजी से कराता हूँ। ऑप्शन नंबर बी को एनालाइज करते हैं, बी है हाइड फ्रॉम जनरल व्यू, तो आउट ऑफ साइट हो जाए कोई चीज, आउट ऑफ साइट हो जाए। और दूसरी अगर मैं ईडीएम की बात करूं, कीप आउट ऑफ व्यू, ये भी लिख सकते हो, कीप आउट ऑफ व्यू। ठीक है सर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तीसरे ईडीएम की बात करूं, मतलब तीसरे ऑप्शन की बात करूं, तीसरा ऑप्शन क्या था, कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन होप दैट इट विल बी फॉरगेटन। ठीक है, तो यही होता है जो मैंने बताया अभी, ब्रश अंडर द कारपेट, ये भी उसी का मीनिंग देता है। और दूसरे इडियम की मैं बात करूं, बरीज वन हेड्स इन द सैंड, वो होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आए तो अपने सर को उसमें डाल लो, बरी वंस हेड इनटू द सैंड, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अक्सर ये ऑस्ट्रिच को कहा जाता है ना, वो ऐसा होता है जानवर जो अपना सर डाल लेता है अंदर, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी है डू अ क्विक क्लीन अप जॉब, तो इसका मतलब हो जाएगा क्विक फिक्स। ये तो एक तरीके से आप यूज ही करते हो क्विक फिक्स को काफी ज्यादा, कि तुरंत काम कर देंगे। सरफेस क्लीनिंग ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ये दोनों प्रोवर्ब्स को यूज कर सकते हो आप उसके लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसका थीम क्या होगा? इसके थीम के 10-12 इडियम्स हैं। प्रॉब्लम अवॉइडेंस आप डालोगे, प्रॉब्लम अवॉइडेंस वाले इडियम, प्रॉब्लम अवॉइडेंस थीम पे इडियम अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। 10-12 इडियम होंगे, वहां से कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट होंगे तो बहुत सारे, पर 10-12 इंपॉर्टेंट होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हैं। मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं इसलिए मुझे पता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्पल हैच। सबसे पहले मैं आता हूँ ऑप्शन जो सबसे बड़ा है, बॉडली डिस्कलरेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी, ये तो नहीं है। ठीक है, पर्पल पैच का मतलब, पर्पल पैच ये भी एक इजी इडियम है। ठीक है, 9 मतलब 8 इजी रहे और एक मीडियम अभी तक हम लोग को इडियम मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म। ठीक है, ये मेनली कहा जाता है पर्पल हैच को पर्पल पैच को, सॉरी, पर्पल पैच को कहा जाता है ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये मेनली पोएटिक क्या कहते हैं यूज किया जाता है। स्टोरी लाइन पढ़ेंगे इसकी तो इसमें पोएटिक रहता है, पर मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है सर? ऑप्शन ए को एक्सप्लेन करूं, अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर, इसके लिए तो कोई मीडियम तो होना नहीं चाहिए, यही ना, अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर। सर ये तो कोई इडियोमेटिक मीनिंग है नहीं, पर इसका मुझे नहीं आता कोई। वहीं अगर दूसरी में बात करूं तो अ फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन, तो फाइनल ब्लूम भी, इसका भी कोई इडियम नहीं है मेरे हिसाब से, इसका भी कोई इडियम नहीं मिलेगा। मैं अगर तीसरे की भी बात करूं, अ ग्रेट रन ऑफ लक, तो ये हो गया। इसका कई बार पता है इसी इसी में पर्पल पैच की जगह एक और इडियम यूज किया जाता है जिसको आप कहते हैं पर्पल स्ट्रीक, पर्पल स्ट्रीक। ठीक है, ये भी इडियम यूज किया जाता है। ठीक है सर, मैं देखता जाऊं अपना चार्ज है कि नहीं, एक बार माइक भी मुझे चेक करनी होती है। ठीक है, चार्ज सुनाई देगा आपको आवाज। वहीं अगर मैं कहूँ रन ऑफ, विनिंग स्ट्रीक भी कहते हैं, कई बार आप विनिंग स्ट्रीक बनाते हो कि आप बहुत समय से जीतते जा रहे हो, विनिंग स्ट्रीक। ठीक है, वहीं अगर मैं एक और इडियम की बात करूं तो मुझे एक और इडियम याद आ रहा है, गोल्डन रन। हाँ, गोल्डन रन, गोल्डन रन। तो ये 3 इडियम हो जाएंगे सर, अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म के लिए। वहीं अगर चौथे की मैं बात करूं तो बॉडीली डिस्कलरेशन रिलेटेड, ये भी तो एक नॉर्मल मुझे लग रहा है, इसके लिए कोई इडियम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सर ये हो गया, और कुछ तो याद नहीं आ रहा इसमें, और कुछ। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो ना, इसका थीम जो हो जाएगा ना, थीम जो हो जाएगा वो कलर बेस्ड, इसमें कुछ इडियम्स इंपॉर्टेंट होंगे कलर बेस्ड इडियम, जिसमें फीलिंग ब्लू और क्या कहते हैं बहुत सारा हो जाएगा, कलर बेस्ड थीम हो जाएगा। इसमें ज्यादा इडियम मिलेंगे, 50+ इडियम होंगे और सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं 10 पे, मैंने इतने सारे पेजेस को यहाँ डाल दिए। ठीक, पुट आउट टू पास्चर, ये भी एक तरीके से मैं बात करूं तो इजी इडियम। ठीक है, अब आप कहोगे सर मुझे इजी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप भी पेपर दोगे ना तो ये मतलब आप पढ़ोगे इंग्लिश, अगर आपने पढ़ी होगी किसी अच्छे टीचर से तो 10 आउट ऑफ 9 ऐसा इडियम होगा जो आपने लर्न किया होगा, मतलब आपको वो चीजें याद करनी पड़ी, मतलब याद की होंगी। एक इडियम वो जो था जो यूज नहीं होता है थोड़ा सा, तो मतलब ये वाला पार्ट इडियम एंड क्या कहते हैं इडियम एंड फ्रेजेस वाला पार्ट इजी था, सबसे पेपर में इजी था, स्कोरिंग था। ठीक है, तो पहले मैं लास्ट वाले इडियम की बात कर लूं, फिर इस पे बात करता हूँ थोड़ी सी। आ जाऊंगा तो पुट आउट टू पास्चर का मतलब हो जाता है टू रिटायर और सरेंडर और रिडंडेंट। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, सबसे बड़ी वाली लाइन, सबसे ज्यादा जिसमें वर्ड्स हैं वो चीज है। ठीक है, तो और मैं बात कर दूं इनके ऑप्शंस की तो इसका और हो जाएगा मेनली, अगर क्या कहते हैं रिटायर करना है, जैसे इसको कह सकते हैं कॉल इट अ डे, जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो, मतलब आप डे का रेस्ट लेने की बात आती है तो कॉल इट अ डे आप कर देते हो, कोई चीज को मतलब खत्म कर देते हो, रोक देते हो, एक बार स्टेप डाउन कर लेते हो आप। ठीक है, स्टेप डाउन कर लेते हो। ठीक है,
कॉल इट अ डे तो कई बार आपने सुना होगा, स्टेप डाउन भी आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। अगर मैं और ईडीएम की बात करूंगा तो हैंग अप वंस बूट भी हो जाएगा, हैंग अप वंस बूट ये भी हो जाएगा इसके लिए ईडीएम, ठीक है। तो ये ईडीएम आपको मालूम रहना चाहिए। एनालिसिस पेपर का इस तरीके से होता है, ठीक है। टू फीड समवन तो ये तो हो जाएगा फीड द माउथ, ये तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फीड द माउथ हो जाएगा, फीड द माउथ, किसी को फीड करना ये हो जाएगा। और ब्रेड, ब्रेक ब्रेड विथ होता है ना, ब्रेक ब्रेड, ब्रेक ब्रेड विथ, ठीक है, ये हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट ईडीएम है। वहीं अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी क्या था एक बार मुझे देखने दीजिए। टू डिमिनिश इंपॉर्टेंस, ठीक है, डाउन प्ले हो जाएगा, ये तो आसान। डाउन प्ले, डाउन प्ले आपने सुना होगा, डाउन प्ले वर्ड का यूज, ठीक है, डाउन प्ले हो जाएगा, डिमिनिश करना। उसके बाद टेक अ बैक बैक सीट भी हो जाएगा, टेक अ बैक सीट, टेक अ बैक सीट, टेक अ बैक सीट, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, टू इंक्यूबेट, ठीक है, सिट ऑन एक्ट हो जाएगा, ये तो आसान है, ये तो सिर्फ लिटरल मीनिंग में डिराइव करके बता रहा हूँ। सिट ऑन एक हो जाएगा, सिट ऑन एक्स, ठीक है। वहीं आप क्या कहते हैं और हो जाएगा, हैच द हैच एन आइडिया हो जाएगा, एच ए टी सी एच, एक सेकंड, एच ए टी सी एच, एच हैच एन आइडिया, हैज एन आइडिया होता है, हैज द आइडिया होता है, ये दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपके 10 ईडीएम। अगर मैं इसके क्या कहते हैं थीम की बात करूं तो इसका कोई ऐसा थीम तो है नहीं, पर हाँ रिक्रूटमेंट वाला थीम है, आप ये कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड रिटायरमेंट थीम। इस पे अगर कोई रिटायरमेंट थीम पे अगर कोई कुछ ईडीएम होंगे तो आप वहां से कर सकते हो, पर उसके सिवा मुझे इसकी थीम कुछ समझ में नहीं आई है, पर आप वहां से ये चीजें कर सकते हो। तो अब आ जाता हूँ मैं कोर्स के बारे में, थोड़ी सी बात मैं कोर्स की करूंगा, फिर इस क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगा। तो सबसे पहले मैं कोर्स की बात कर लेता हूँ। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि 25 या 50 मैक्स इतने स्टूडेंट, 25 to 50 स्टूडेंट मुझे मैसेज करें। एक सेकंड में देख लूँ चार्ज है ना एक बार, ठीक है माइक चार्ज है। 25 टू स्टूडेंट मुझे मैसेज करें जिनको भी क्लासेस करनी है मुझसे, स्टडी टू क्वालिफाई, स्टडी टू क्वालिफाई, ये याद रखना, ये वाला टू है, ठीक। अगर आप क्या कहते हैं स्टडी टू क्वालिफाई करोगे तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां से भी जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और इससे आप पर्सनली मुझे मैसेज करो, बताओ कि मेरे इस पढ़ाने का, इस एनालिसिस का तरीका आपको पसंद आया। मतलब ये सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, मेरा नाम ये है और मुझे 26 सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि लगभग जब 25 से 50 बच्चे हो जाएंगे मेरे पास, एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, उसमें सारे बच्चों के नाम अलग अलग होंगे, A1 से लेके A50 जितने भी बच्चे होंगे इस तरीके से नाम होंगे सबके। ग्रुप के बाद उसके बाद मैं क्लासेस बताऊंगा, उसमें तैयारी होगी किसकी, इंग्लिश की होगी और जीके जीएस की तैयारी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्लासेस होंगी, ठीक है, सब कुछ फ्री रहेगा, ये याद रखना, सारी चीजें फ्री रहेंगी, ठीक है। क्लासेस होंगी रेगुलर आपकी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं टेस्ट होंगे रेगुलर, उसके बाद बहुत सारी चीजें, नोट्स आपको मिलेंगे। और ये 23rd तक अगर बच्चों ने मैसेज कर दिया, 23rd ऑफ सितंबर तक बच्चों ने मैसेज कर दिया, देन मैं इस कोर्स को क्रिएट करूंगा, नहीं तो फिर मैं ऑफलाइन कहीं पे सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, इतना मान के चलो कि अगर मेरे इस एनालिसिस और इस पढ़ाने के तरीके पे आपको भरोसा है, आपको लगता है कर लो, मैं ये आपको गारंटी दूंगा, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ फर्जी बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दूंगा कि आप अगर 80 कट ऑफ जा रही है ना तो आप 100 प्लस स्कोर करोगे, 90 कट ऑफ जा रही है ना तो आप 110 या 105 प्लस तो स्कोर ही करोगे। ओटी की बात कर रहा हूं मैं और किसी की बात मत समझिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं इंग्लिश और जीके कराने वाला हूँ, सारी क्लासेस, क्विजेस, टेस्ट सब कुछ होगा, हाँ। पर आपको इसके बाद दो चीजें रखनी होंगी, आप ग्रुप से बाहर भी जा सकते हो, ठीक है। आप मतलब एक बार आ गए अंदर तो ऐसा नहीं, आप ग्रुप से बाहर जा सकते हो। आपको सबसे पहले रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जब कोर्स अगर लॉन्च किया, अगर आपने मुझे साथ दिया। और आपको सारी चीजें अटेम्प्ट करनी होंगी, सबका नाम मुझे दिखना चाहिए। अगर आप ये दोनों प्रॉमिस मुझसे करते हो, 25 से 50 बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं कोर्स लाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और पूरा कोर्स फ्री होगा, ठीक। तो हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने ये सारे एग्जाम दिए हैं,
मैं अपनी क्या कहते हैं ट्रम्पेट नहीं बजा रहा हूँ, तो समझ जाना, ठीक है। 2026 सीडीएस स्टूडेंट, सिर्फ 2026 के सीडीएस स्टूडेंट वो मैसेज करेंगे। बाकियों के लिए मैं कोई कोर्स देखता हूँ, पर अभी तो मुझे सिर्फ सीडीएस वालों पे भरोसा है, क्योंकि उनके मैसेजेस मुझे पढ़ के यूट्यूब पे लगा कि उनके लिए कोर्स लाना चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं लगा। मैं सही कहना चाहूंगा, यही चीज कहना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी है तो आप क्या कह सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो @study2qualify पे। स्टडी टू क्वालिफाई पे आप मुझे कुछ बता सकते हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए। ठीक है, आप इसके लिए नहीं इसके लिए कोर्स लाइए। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आप मुझे इसी चैनल पे। ठीक है, और मैंने कहा ना एनालिसिस ऐसे ही की जाती है, तो ये पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। ठीक है, एनालिसिस ऐसे ही की जाती है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।